अब ना देखो, हमने मात्र तो कर दिया था। अब इससे पहले मैं बोलूँ यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, लाइन बाय लाइन अभी आगे से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, वो वाली चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ने वाली थी नहीं, सिंपल सी बात है। अब ये क्यों है, इनको आपको देख लोगे खुद ही, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस है। और अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए ना, बाकियों की तरह नहीं करना, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पढ़ के ना दिमाग में बिठा देना अपने, क्योंकि और ये डेफिनेशंस तो याद करनी है हर चीज़, क्योंकि वरना उसके बिना तो कुछ मज़ा ही नहीं आने वाला। अब देखो, अब मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। देखो, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी है, इन डेफिनेशन को हमें यस इनको याद करना है। मैं बाकियों की तरह नहीं बोलूँगा कि इसको नहीं करना। डेफिनेशंस को हूबहू याद करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन ऑफ साइंस है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। जब मैं बात करता हूँ कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट का, और अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूँ, इसका मतलब क्या है, मतलब ये एक एप्लीकेशन ऑफ साइंस है हर ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए। और जनरल लैंग्वेज के हिसाब से इसका मीनिंग है कि आप जो अप्लाई करते हैं साइंटिफिक टूल्स, बहुत ही अच्छे जो आप साइंटिफिक टूल्स अप्लाई करते हैं, जो मेथड्स को अप्लाई करते हैं, एंड जो भी आप अपने मेथड्स को, पर्सनल को, इन ऑर्डर टू आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ यहाँ से, साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली। अब पूरा का पूरा एक बार दोबारा से खोल के देखते हैं, पूरा निचोड़ के देखते हैं इसे। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये इसको रिप्लेस किया, इसको इंसिस्ट किया है रिप्लेसमेंट ऑफ द रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब क्या है, इसको देखेंगे हम। इन ऑर्डर टू इंक्रीज, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। एंड ऐसी जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये इंसिस्ट करता है बिल्कुल रूल ऑफ थंब पे। यहाँ पर रोल लिखा है, रूल है, एंड बाय साइंस। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप डिसीजंस लेते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और ऐसे नहीं लेते हो डिसीजंस को, वैसे नहीं लिया जाता सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ द विल्स के ऊपर, विल्स के साथ साथ, जबकि इसे लिया जाता है विशेस ऑफ मैनेजर के हिसाब से। और वैसे ही जितने भी आपके डिसीजंस हैं, वो आपकी पूरी साइंटिफिक स्टडी पे होते हैं। इसका मतलब ही क्या भाई, यहाँ पे ऊपर ही क्या लिखा है, यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा है, तो आपकी साइंटिफिक स्टडीज से कनेक्टेड रहते हैं साइंटिफिक टूल से। अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन लिखी है, मैं तो बोलूँगा इसे याद कर लो, छोटी भी है, बट अब यहाँ पे कुछ और भी अच्छे अच्छे है कि जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये मीन्स ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन to do and seeing that they do it on the best and the cheapest way। एंड ऐसी यहाँ पे तीन डेफिनेशन लिखी है। अब पहले मैं इस पूरी ये वाली डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी है वैसी ही है, बट इसको मैं और अच्छे से बताऊँ तो, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप जान रहे हो एग्जैक्टली क्या आप चाहते हो, क्या आप देखना चाहते हो, एंड क्या आपको मिल सकता है बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में। एंड ऐसी यहाँ पे आपकी दो डेफिनेशंस है। अब इसी जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हम इसको दोबारा बोलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है एज अ एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। हर ईच एंड एवरी एलिमेंट की तरह इसे पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है एप्लीकेशन ऑफ साइंस को। और ये इंसिस्ट करता है साइंटिफिक टूल हो गए, हमारे मेथड हो गए, हमारी ट्रेनिंग होगी, हमारी ऑर्डर टू किसके लिए, इंक्रीज़ करना, आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। और ऐसे अब हम आते हैं अपनी साइंटिफिक प्रिंसिपल। इनमें कुछ नहीं है, इनको वैसे मैं इसका कोई कोड नहीं बनाने वाला भाई। जो मैंने पिछले वाले का कोड बनाया था उसका मैं उसकी तरह मैं इसका बिल्कुल भी कोड नहीं बनाने वाला, क्योंकि मेरे को आपको कोड में नहीं घुमाना, जो मैंने पहले ही कहा था। कोड में घूमते रह जाओगे। एक चैप्टर में मुश्किल से एक या मुश्किल से दो कोड याद करने हैं, उससे ऊपर तो मैं कोई दूंगा ही नहीं कोड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे दे देंगे कोड, तो कोई उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अब आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या मतलब, अब हमारे टेलर ने ये इंसिस्ट किया है दैट हर जॉब
जो परफॉर्म होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बेस्ड ऑन किसके ऊपर होती है? साइंटिफिक इंक्वायरी। एंड ये इंट्यूशन पे नहीं होती, मतलब बेस्ड ऑन फीलिंग नहीं होती। हमारे टेलर ने क्या कहा कि ये जो जॉब है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो एक साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर होती है एंड एक इंट्यूशन के ऊपर नहीं होती। मतलब आपके अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है कि हमें ये करना चाहिए, नहीं, आपके एक्सपीरियंसेस पे होती है और आपकी हिट एंड मिस मेथड से ऊपर होती है। सिंपल सी बात है, अब आपकी एक इंट्यूशन से ऊपर नहीं होती। जो आप गलतियां करते हो, जो आप हिट एंड ट्रायल लगाते हो, अपना जो मिस एंड मेथड्स लगाते हो, उससे ऊपर होती है। तो वही बोलते हैं टेलर कि यहाँ पर आपकी थिंकिंग होनी चाहिए बिफोर डूइंग, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ रूल ऑफ थंब, जो आपकी रूल ऑफ थंब के केस में तो नहीं है ही नहीं। और रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। जैसे कि वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस जो है ना आपकी, वो बेस्ड किस पे है? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या होता है? मैंने पहले ही कहा भाई, बारिश होने वाली है, उसके लिए कॉज क्या होगा? उसका इवेपोरेशन। उसका इफेक्ट क्या हुआ? बारिश हुई। और ऐसी साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ वेज ऑफ प्रोडक्शन। और अब बहुत अच्छे से इसको एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के दिमाग में बैठना नहीं है भाई, सिर्फ इसको एक बार रीड आउट करना है और बस एक बार देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो हमारा टेलर है ये इंसिस्ट करता है कि आपको इंट्रोडक्शन करना है साइंटिफिक इंक्वायरी का उसके डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस में। और वैसे ही जो हमारा टेलर है ना, वो बिलीव करता है कि दैट यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है कि अगर हमें एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है तो, अगर आपको एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मेथड है, हमारे टेलर ये कहते हैं। एंड दिस मेथड को डेवलप किया कैसे जा सकता है? वर्क स्टडी एंड एनालिसिस से। और इसी वर्क स्टडी एनालिसिस को क्या कहा जाता है? इसी वर्क स्टडी एनालिसिस को रूल ऑफ थंब कहा जाता है। दोबारा बोलता हूं, देखो ये थी पूरी मेन लाइन। अब यहां तक तो हमने कुछ भी टाइम पास किया, सच सच बताऊं तो देखो, टेलर ये बिलीव करते हैं दैट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका, अगर आपको एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ये डेवलप हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क स्टडी एंड एनालिसिस से। और ये जो आपकी मेथड है जो डेवलप हुई है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इज शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। जैसे आपने साइंस में नहीं किया था, मतलब रूल ऑफ थंब हाथों से जो करते हैं, वैसे ही हम इसका जो एग्जाम्पल है, अब रूल ऑफ थंब है ना, वो आपका एक स्टैंडर्ड टाइम है जो रिक्वायर्ड होता है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। और ये जो है ये डिसाइड किया जाता है हमारे मैनेजर्स के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। भाई रूल ऑफ थंब कोई तुक्का वुक्का तो है नहीं। मैंने वही कहा कि जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर होते हैं। अब एक्सपीरियंस जिसके ऊपर है तो रूल ऑफ थंब है भाई आपका, कोई तुक्केबाजी तो यहाँ पे चल नहीं रही। अब यहाँ पे वही पर्टिकुलर जॉब जो है ना वो आपकी डिसाइड की जाती है मैनेजर्स के द्वारा बेसिस ऑफ उसके पास एक्सपीरियंसेस से। और वही हमारे टेलर इंसिस्ट करते हैं कि जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है जॉब का वो सेट करना पड़ेगा आपको साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड देन जो आपका डेज टारगेट है ना उसे आपको फिक्स भी करना पड़ेगा। अब ये तो एग्जाम्पल था। अब इसके कुछ कीवर्ड्स अगर आपको एक बार रिवाइज करना ना, इन कीवर्ड्स को पढ़ लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा भाई। अब आता है, अब ना भाई देखो यहाँ पे इसका आंसर जो है इसका पेज नंबर 118 में है। अब यहाँ पे जानबूझ के मैंने ये चूज किया है कि सोच रहा हूँ कि भाई आप ना अपने दिमाग में इसकी लिखो। भाई मुझे पता है कि ये ऊपर वाला है, आपको भी पता है, लेकिन एक बार दिमाग में सोचो तो भाई है क्या। देखो रोहन जो है वो एक डिसीरियस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री, वो जानबूझ के अपने दिमाग में उस बंदे के कि भाई मेरे को सेटअप करनी है स्मॉल फैक्ट्री ऑफ अ मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल्स में। एंड वो जो है वो बंदा अब वो प्लान करता है कि मुझे लॉजिकल अप्रोच लगानी है और हर डिसीजन को फैक्ट एंड फिगर के साथ लगाना है विद प्रॉपर रीजनिंग रादर देन रेलिंग ऑन हिट और मिस मेथड। वही मैंने क्या कहा दोबारा देखो भाई, जो हमने ऊपर पढ़ा ना वही है। क्या देखो,
उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने प्लान किया, लॉजिकल अप्रोच, एंड उस बंदे ने हर डिसीजन को लिया, क्या लिया, उस बंदे ने हर डिसीजन को लिया उस अपनी फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से, एंड विथ प्रॉपर रीजनिंग, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। जैसे आपके दिमाग में क्लिक होएगा कि भाई ये आदित्य ने पढ़ाया था भाई, कि हाँ हमें हिट एंड ट्रायल के हिसाब से नहीं करना, हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस पे जाना है। अब भाई आपके भाई ने पढ़ाया ना जो आपके पास्ट एंड एक्सपीरियंसेस पे, तो एकदम से हिट होएगा कि हाँ आ गई आपकी केस स्टडी। उसका मतलब क्या, सिंपल, आपकी केस स्टडी आ गई तो आपका हो गया ये साइन, रूल ऑफ थम हो गया आपका वही। अब इसका आंसर वहां पे लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि इसका आंसर वही है। अब आते हैं हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है भाई। तब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है। अब अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल के हिसाब से बोलूँ, दोज हु वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन, जो बंदे एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, उन्हें हारमोनी के साथ काम करना चाहिए, दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक, एंड उन्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। जनरली मैं बोलना चाहूँ, हर और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हमें भी पता है और आपको भी पता है कि वहाँ पे दो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। कौन से ग्रुप ऑफ, एक तो हो गया आपके वर्कर ग्रुप और एक हो गया आपके मैनेजमेंट ग्रुप। और वैसे ही जो बोथ ग्रुप्स है ना, वो कभी कभार राइवल हो जाते हैं, हमारे ये टेलर कहते हैं। और उसी राइवलरी को ऑलवेज फील करना होता है कि अंडरपेड एंड ओवर बर्डन हो जाता है कभी कभार वर्क का। मैनेजमेंट ऑलवेज फील दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। अब ये देखो, इसमें ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर मैं होता, कोई दंगा बंदा होगा तो यहीं से पढ़ेगा। कहाँ से भाई, यहीं से। ये मैंने तभी यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा दिया कि आपको एक ग्लिंच मिल जाए। अब देखो, अब जो टेलर है ना, वो इंसिस्ट करते हैं दैट यहाँ पर आपको नीड है बोथ ग्रुप्स को अपने एटीट्यूड को चेंज करने की। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक वर्कर है एंड यहाँ पे आपका ये मैनेजर है। अब इन दोनों को ही अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। और जो टेलर है वो इंसिस्ट करते हैं कि आपको एक मेंटल रेवोल्यूशन अपनाना होगा। अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज दिस, ये क्या है। देखो भाई, मेंटल रेवोल्यूशन है ना, देखो भाई, जब तक मैं बोलना चाहूँ ना, नोट्स बनाना है, हम अपने हाथों से बैठा बैठा के तो नहीं बनाने वाला, तो नोट्स के बिना नहीं हो सकता भाई। क्यों, याद करना है यार। अभी अभी पढ़ के तो किसी को भी हो जाएगा, नोट्स नहीं बनाओगे दिमाग में बैठेगा नहीं, रिवाइज। अब भाई रिवाइज करने का मन नहीं करता, रिवाइज तो करना पड़ेगा। अब वही वो इंसिस्ट करता है दैट जो मेंटल रेवोल्यूशन है, विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। आपको कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड और आउटलुक है ना, एक दूसरे की तरफ रखना पड़ेगा। ये होता है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। और अब मैं आपको बताना चाहूँ तो दे मस्ट डेवलप एक पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे जो टेलर है वो क्या कहते हैं, उनको एक पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी एक दूसरे की तरफ, एंड उन्हें वर्क करना पड़ेगा हारमोनी के साथ, एंड अवॉइड करना पड़ेगा सारी की सारी ऑब्जेक्टिव जो आपके डिस्कॉर्ड्स होते हैं, जो अभी आपकी ऑब्जेक्शंस आती है, जो भी दिक्कतें आती है, एक डायरेक्शन में ही रहकर, अब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो उनका काम हो जाएगा। अब जो हमारे मैनेजमेंट है, वो शेयर उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शेयर करना चाहिए गेन्स ऑफ द कंपनी वर्कर्स के साथ सेम टाइम पे। और जो आपके वर्कर्स है ना, उनको भी क्या करना चाहिए, हमारे टेलर के कहते हैं कि मैनेजर को शेयर करना चाहिए गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स एट द सेम टाइम, एंड वर्कर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने बेस्ट लेवल पे। एंड वही टेलर फील करते हैं दैट जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉस्पेरिटी मैं बोलना चाहूँ वही फलना फूलना यार। अब ये ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी होगी। अब देखो यार, प्रॉस्पेरिटी मतलब ऑफ, और टेलर फील करता है कि जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड करती है अपॉन प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज। भाई सिंपल सी बात है, एक बंदे पे नहीं हो रहा डिपेंड, आपके एम्प्लॉयर पे भी है, आपके एम्प्लॉयज़ पे भी है। फॉर एग्जाम्पल क्या, अब देखो भाई, मेन ऑब्जेक्ट है हमारे वर्कर का कि भाई उसे अर्न ज़्यादा करना है, एंड ऑब्जेक्टिव वो मैनेजमेंट का क्या है कि उसे मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। तो क्यों ना इसी चीज़ को दिमाग में कन्वर्ट कर दिया जाए। हमारे ये कहते हैं
की ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स वर्कर है, कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर विच हेल्प। अब यहाँ पे ना इस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहा है इस एग्जाम्पल में कि हमारे मान लो कि आपके जो मैनेजर है उन्हें मैक्सिमाइज करना है अपने प्रोडक्शन को, एंड ऐसे ही जो आपका वर्कर है उसे मैक्सिमाइज उसे ज़्यादा करना है, तो क्यों ना ऐसे किया जाए। अब दोनों दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करना है, दोनों बंदों को अपना एटीट्यूड चेंज करना है, दोनों बंदे हैं ये, इन दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करना है। बताइए कैसे करेंगे। अब मैं बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे पढ़ा। देखो, अब इन दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करना है। अब इस एटीट्यूड को कैसे चेंज करेंगे, इसको ज़्यादा अर्न करना है, अब उसको ज़्यादा अर्न करना है और मैनेजर को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो यस, वो ज़्यादा अर्न करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, मैनेजर का भी काम हो गया, ज़्यादा अर्न कर रहा है वो, उसका भी काम हो गया, फिर वो उसे देगा यस, उस मेरी कंपनी की हो रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन, तो मैं उसे पैसे देता रहूँगा, तो दोनों का हो गया भला, यही तो चाहिए। और वही देयर मस्ट बी अ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एज इन केस ऑफ जापानीज कंपनीज। मैं बोलना चाहूँ इन जापानीज कंपनीज, ये जो प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस है ना, जो कि मैनेजर का है, वो ट्रीट किया जाता है वर्कर्स को एज पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड वर्कर्स ऑल्सो डू नॉट शो देयर एगिटेशन बाई गोइंग ऑन स्ट्राइक, रैदर दे टाई अ बैग। मतलब जापान की एक यहाँ पे एक कहानी बताई गई, मतलब कि येस वर्कर जो है ना वो शो नहीं करते अपने एगिटेशन को बाई गोइंग ऑन, सिर्फ और सिर्फ मतलब हम तो स्ट्राइक में जाएंगे, हम तो स्ट्राइक में, पागल पागल पागल, स्ट्राइक पे जाओगे, स्ट्राइक पे होएगा ही नहीं, वो स्ट्राइक पे जाते ही नहीं कभी भी। एंड दे टाई अ ब्लैक रिबन टू शो देयर डिससेटिस्फैक्शन एंड गेन। अब वो क्या करते हैं, अपने माथे पे ब्लैक रिबन बांध लेते हैं टू गेन सिंपैथी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स मस्ट वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर्स हेल्पिंग एंड एंकरेजिंग, वही कहते हैं। एंड ये हमारे कीवर्ड है, यही जो आपका आ जाता है कि भाई केस स्टडी बहुत अच्छी है, केस स्टडी को हमेशा पढ़ लिया करो। इसको मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसको अगर मैंने आंसर बता दिया पहले ही, पता है इसका आंसर आपको भी वैसे ही ऊपर यही है, क्योंकि इसी के नीचे, लेकिन फिर भी अपने आप करोगे तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि यस। अब आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या है मतलब ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म? हम देखो, जो आपका प्रिंसिपल है ना, वो क्या है, आपका एक्सटेंशन है हारमोनी की, नॉट डिस्कॉर्ड। अब क्या मतलब, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, याद आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं, दोबारा याद आएगा। अब हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अब ये इसी का ना एक एक्सटेंशन पार्ट है, अपने दिमाग में रख लो भाई, इस बात को रख लो दिमाग में। वही कहीं ना कहीं इसका एक्सटेंशन पार्ट कहीं ना कहीं हो गया, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो वर्क है ना, आपको कैरिड करना पड़ेगा कॉपरेशन में विद ईच अदर, विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ, आपको एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। तो अब आपके दिमाग में दोबारा आ गया होगा कि जो जैसे आपने प्रिंसिपल में पढ़ा, ये थोड़ा सा उसी का एक्सटेंशन है, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड का, तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो वर्कर्स एंड मैनेजर्स जो है ना मस्ट वर्क इन कॉपरेशन, और जो आपका मैनेजमेंट है ना उसे मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर, भाई कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। जैसे हमने हारमोनी डॉट डिस्कॉर्ड में पढ़ा था भाई, कि भाई अब यहाँ पर ही उसका ये हल्का सा एक्सटेंशन है कि भाई सेटिंग अप, अगर आप स्टैंडर्ड टास्क कर रहे हो फॉर देम, बिकॉज जब भी आपका स्टैंडर्ड और टारगेट होगा ना, अगर आप उसे सेटअप कर रहे हो इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स, देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। और अगर आपको कॉपरेशन करना है मैनेजमेंट का, तो मैं हमारे मैनेजर को वेलकम करना चाहिए सजेशंस। जैसे हमने देखा आर्मडी कॉल डिस्काउंट में, उसमें भी क्या था भाई, आपको अपने उनकी एम्प्लॉय की सजेशन लेके आनी चाहिए, और ऐसी इसमें भी है कि भाई आपको सजेशंस लेनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन, एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट go on strike and unreasonable demand, so there must be open communication system। and वही हमारे जो टेलर है ना, वो कहते हैं there should be an almost equal division of work and responsibility between workers and manager, and all day long आपकी मैनेजमेंट है ना शुड वर्क ऑलमोस्ट बाय साइड एंड साइड, एक एक साथ में काम करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए इंकरेज करने के लिए
स्मूथिंग द वे फॉर देम। अब मैं आपको बताना चाहूँ एक एग्जाम्पल इसी का। मैंने क्या कहा भाई, आपको अच्छे से सजेशंस लेके आइए। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दिमाग में बिठा लो, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वाइल असाइनिंग जॉब टू वर्क, अगर आपका मैनेजमेंट है ना, मान लो आपसे ये कहता है about their interest and then work is assigned according to their interest, definitely the workers will perform। अब मान लो कि एक जो मैनेजर है वो उनकी सजेशन ले रहा है, अब जो उसका मैनेजमेंट है वो उनसे पूछता है अच्छा आप बता दीजिए आपका क्या इंटरेस्ट है, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ना उनको जॉब असाइन कर देता है। ये होता है असली मैनेजर। तो वही, और डेफिनेटली क्या होगा भाई, वर्कर जो है ना बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं, बहुत ही इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, जो आपका है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब देखो ये लंबा सा पॉइंट है, अब ये मैं सोचना में ये याद नहीं होगा भाई। ये सिर्फ 4 पॉइंट है, ये साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई, वो जो था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर थे। तो वही जो आपके डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। अब क्या है यार ये, अब आपका जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है ना, और जो ये है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, ये डिपेंड कहाँ करता है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स के ऊपर। और वही जो आपके वर्कर्स है ना, जो आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी है, ये डिपेंड करती है प्रॉपर ट्रेनिंग और उनकी सिलेक्शन पर। और वैसे जो हमारे टेलर है ये ज़्यादातर बोलते रहते हैं कि भाई आपको कम से कम टेक केयर करनी पड़ेगी जब आप सेलेक्ट कर रहे होगे ना अपने एम्प्लॉयज़ को, और जब आप उनको सेलेक्ट कर भी लिया तो जब आप उनको जॉब देनी पड़ेगी आपको अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो वही कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम अप टू डेट। अब यहाँ पर ना सिंपल सा सीधा सा सादा सा बता दो ना, सिंपल सीधा सादा, कि जो हमारे टेलर है ये बोलते हैं कि भाई आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग में सेंड करना चाहिए, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ है ना, जिनको आपने अपनी कंपनी में सेलेक्ट किया है ना, उनकी बार बार ट्रेनिंग होती रहे, और ज़्यादा वो एफिशिएंट होते रहे, और ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी। तो वही बताना चाहो तो जो इसका मेन पॉइंट है ना, अब देखो यार इसको याद नहीं करना, मैंने पूरी बात बोल दी है, इसको आपको खुद बना के लिखना है यार एग्ज़ाम में। ये याद नहीं करना, खुद बना के लिखना है, खुद बना के लिखना है। ये किसी का कोई याद नहीं कर सकता, कोई याद नहीं कर सकता। ये कोई भी याद नहीं कर सकता एक एक लाइन को, ये इम्पॉसिबल है। जिसके अंदर रटने की शक्ति इतनी ज़्यादा है वही कर सकता है। तो मैं वही बोलूँ तो ये सारी लाइनें याद नहीं हो सकती, ये हमें खुद बना के लिखना है, सिर्फ एक बार रीड आउट करना है और बना के लिख के आ जाना है। तो वही ये जो इसकी जो मेन पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ को सेंड करना चाहिए ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम अप टू डेट टू देयर नॉलेज के हिसाब से। एंड जो ये है दिस विल इंश्योर करेगा ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। अब आता है आपका, अब ये इसका एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू आप देख लीजिएगा यहाँ पे आंसर। अब इसी बुक को, ये बुक आपके पास होगी शायद से, होनी भी चाहिए, पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं शायद से। अब इस बुक का जो नाम है, इस बुक का नाम है पूनम गांधी बुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। एंड अब मैं बताता हूँ, यहाँ तक हमने 4 पॉइंट्स कर लिए। अभी यहाँ पे जो आपका, ये आपका साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। अब देखो यार ये थोड़ा देखता हूँ, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसको भी बना दिया, बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। 4.5 पॉइंट बचे हैं, बस इतने हैं उसके सिर्फ। अब देखो भाई ये जो यहाँ पे टेलर एंड फ्यूल का, इसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आता नहीं है आजकल एग्ज़ाम में। बट फिर भी हर चीज़ करनी चाहिए। बट मैं अभी ये सारा ही करा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका इस साल क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन ये मैं जो करा रहा हूँ, मैं ये सिलेबस सारा ही करा रहा हूँ इस वक्त, और आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका क्या आ रहा है एंड क्या नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच।
एंड यस, एट द एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से सब्सक्राइब करिए। एंड यस, बेल आइकन को ठोक दीजिए। एंड थैंक यू गाइस।